तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि डेटाबेस के एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं। सबसे पहले हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। बेटा कुछ बच्चों के माइक में से शोर आ रहा है, फिर माइक ऑफ कर दें। हाँ जी ठीक है। चलिए जी, डेटाबेस एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। कल हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी कि ये एक्चुअली वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, यानी एक ऐसा कंप्लीट सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम डेटाबेस सिस्टम्स को क्रिएट करेंगे और उसके अंदर किसी भी किस्म की चेंजेस परफॉर्म करेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता आगे आके देखेंगे कि डेटाबेस के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह से होते हैं। तो हम सारे ऑपरेशन इसके कौन कौन से थे, हमने कहा था कि इसके अंदर हमने देखा था कि इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस हैं। हम डाटा स्ट्रक्चर, डाटा बेस का स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं, यानी कितने टेबल्स होंगे, कितने उसके अंदर कॉलम्स होंगे, किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर डाटा टाइप क्या होगी, डाटा टाइप से क्या मुराद है, ये भी हम सारा आगे आके देखेंगे। तो आज हमने देखना है, अच्छा कॉन्स्ट्रेंट्स की बात मैंने की थी, कॉन्स्ट्रेंट्स को भी आज हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद डाटा को स्टोर करने की फैसिलिटी भी हमें मिलती है। इसके अलावा इंसर्ट, डिलीट, अपडेट एंड रिट्रीव, ये स्पेसिफिक ऑपरेशंस हैं जो कि डेटाबेस के हैं। ये इन ऑपरेशंस को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इंसर्ट से क्या मुराद है, डिलीट से क्या मुराद है, अपडेट से क्या मुराद है और रिट्रीव से क्या मुराद है। तो बेटा अब कंपोनेंट्स इसके क्या है। नंबर वन, रेपोजिटरी। रेपोजिटरी का मतलब है डिक्शनरी। ये डिक्शनरी के लिए एक और वर्ड है। जिस तरह से हमारे पास सिंपल डिक्शनरी होती है, उसके अंदर आप किसी भी इंग्लिश डिक्शनरी की बात कर ले तो उसके अंदर जितने भी टर्म्स, वर्ड्स, उनके मीनिंग्स, उनको सेंटेंसेस में यूज करना, उस वर्ड का पूरा स्ट्रक्चर, सारा कुछ उसकी डिटेल उसकी मौजूद होती है। इसी तरह से रेपोजिटरी जो है वो डेटाबेस का पूरी डिक्शनरी है कि उसके अंदर टेबल्स किस तरह से मौजूद हैं और टेबल्स की क्या डिटेल्स हैं, कितने एक बल्कि एक डेटाबेस के अंदर अगर हम देखें तो एक से ज़्यादा टेबल्स भी हो सकते हैं। तो उन सब की डिटेल क्या है, सारा कुछ वो रेपोजिटरी के अंदर मौजूद होगा। तो आप देखें रेपोजिटरी की डेफिनेशन अगर आप देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है। रेपोजिटरी इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल डाटा डेफिनेशंस एंड रिलेशनशिप्स। तो रेपोजिटरी क्या है, डाटा डेफिनेशंस और डाटा के रिलेशन, एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ क्या रिलेशनशिप है। आउटपुट, स्टाइल, रिपोर्ट फॉर्मेट से आगे हम आके देखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वही बात जो हमने कल के टॉपिक में पढ़ी थी। ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज द मेटा डाटा, यानी ये डाटा अबाउट डाटा है। नेक्स्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डीबीएमएस का दूसरा कंपोनेंट डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, अभी हम पहले इसकी डेफिनेशन कर चुके हैं। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है दैट इज यूज्ड टू क्रिएट एंड मेंटेन डेटाबेस। जी मम्मा आओ बैठो। तीसरा है ये डेटाबेस। डेटाबेस एक्चुअली वो पर्टिकुलर प्रोग्राम है या जिसके अंदर हम एक्चुअली डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, रिलेटेड डाटा को। मसलन जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल दी थी कि एक टेबल अगर होगा स्टूडेंट का, तो उस टेबल के अंदर सारे का सारा डाटा डिफरेंट स्टूडेंट्स का ही मौजूद होगा। और अगर एक स्टूडेंट के बारे में हम उसका रोल नंबर, नेम और एड्रेस सेव कर रहे हैं तो पूरे के पूरे टेबल में सारा स्टूडेंट्स की वही इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही होगी। ऐसा नहीं है कि कहीं पे क्या इंफॉर्मेशन है और कहीं पे क्या इंफॉर्मेशन है। चौथा जो उसका कंपोनेंट है वो है एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम बेटा एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप डेटाबेस को ऑपरेट करते हैं, यूज करते हैं, यानी कमांड्स उसके अंदर आप भेजते हैं। कमांड्स किस तरह की होंगी कि उस डाटाबेस के अंदर नया डाटाबेस क्रिएट, नए टेबल क्रिएट करने हैं, डाटा के अंदर किसी किस्म की चेंजेस परफॉर्म करनी है, कुछ नया डाटा ऐड करना है, उसको इंसर्ट कहते हैं, कुछ डाटा डिलीट करना है। तो ये जितने भी ऑपरेशंस हैं ये हम एक अलग प्रोग्राम के थ्रू इसको परफॉर्म करते हैं। जी मम्मा, जो मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो है एसक्यूएल। जी बेटा ये क्या है, अच्छा अभी काम कर रही हो ना, अच्छा अच्छा अच्छा, वो आपको खाना पड़ा, खाना तो खाओ जाओ। एक मिनट बेटा, मुझे जरा कुछ टाइम लेंगे।
हाँ जी, एप्लीकेशन प्रोग्राम बेटा क्या चीज़ होती है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप डेटाबेस के लिए, अपने डेटाबेस के लिए जीयूआई क्रिएट करेंगे। जीयूआई आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। आगे जब चैप्टर नंबर 8 में आएंगे तो उसमें आपको देख के पता चलेगा कि डेटाबेस एक्चुअली जिस तरह से आप लोगों ने सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स किए होंगे, अगर आप इससे कुछ बच्चों ने किए होंगे तो आप लोगों का सिलेबस बहुत बहुत ही थोड़ा कवर हुआ था। बेटा एक ब्लैक स्क्रीन होती है जिसके अंदर आप हाथ से क्या कहते हैं, सारी कमांड्स एंटर करके, सारा कोड टाइप करके, और ब्लैक स्क्रीन के ऊपर आप उसकी आउटपुट लेते हैं। तो जीयूआई क्या होता है कि आपका जो भी प्रोग्राम है उसके लिए आपको ग्राफिकल इंटरफेस देता है, बटन्स प्रोवाइड करता है, मेन्यूज देता है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो डेटाबेस के अंदर क्या रोल प्ले करता है, ये एक्चुअली आपको एक जीयूआई प्रोवाइड करता है। जीयूआई का फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि आपके लिए किसी भी प्रोग्राम को यूज करना बहुत आसान हो जाता है। मसलन आप ये देखें कि आप लोग विंडोज यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को, लैपटॉप को या कंप्यूटर को यूज करते हैं। बहुत अरसा पहले ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मौजूद नहीं था। तो उस टाइम क्या होता था? उस टाइम ये होता था कि कमांड लाइन इंटरफेस यूज होता था, जिसमें जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते थे, फाइल ओपन करना, कंप्यूटर को शट डाउन करना, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव करना, वो हाथ से कमांड्स टाइप करके, वो कमांड्स के पर्टिकुलर कोड्स होते थे, वो कोड्स फॉलो करके वो सारा काम परफॉर्म होता था। जबकि अब क्या है, अब आपके पास एक ग्राफिकल इंटरफेस है पिक्चर्स की फॉर्म में, आप उसको देखते जाते हैं और क्लिक करते जाते हैं और अपना काम करते जाते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो इस पर्पस के लिए यूज होता है। तो उससे आगे हम आते हैं। एप्लीकेशन, हाँ जी ये आ गया। ये बेटा पिक्चर थोड़ी ब्लर है, ये मैं आपको दोबारा सेंड कर दूंगी। तो इसको, अच्छा बेटा ग्रुप में कोई स्टूडेंट मीटिंग में आने का पूछ रही है, आप में से जो कोई उनको व्हाट्सएप पे जरा गाइड कर दें कि उन्होंने मीटिंग में कैसे आना है। ठीक है, चलें। यूजर इंटरफेस क्या है? विजुअल एनवायरनमेंट दैट इज यूज्ड बाय द यूजर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। विजुअल एनवायरनमेंट से मुराद ये होता है कि ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें आप देख देख के अपना काम करते हैं, टाइप कर करके नहीं करते। आपके सामने डिफरेंट पिक्चर्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके ऊपर आप क्लिक करते हैं। मसलन जहाँ पे आपने किसी पर्टिकुलर फोल्डर को बंद करना होता है तो क्रॉस का निशान होता है, कहीं पे आपने ओके करना होता है तो ओके का बटन दिया हुआ तो उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं। आप टाइप कुछ नहीं करते हैं। हाँ, जब जहाँ पे जरूरत पड़ती है वहाँ पे आप टाइप करते हैं, जहाँ पे आपने कोई नया फोल्डर बनाना हो, कुछ कोई डॉक्यूमेंट आपने डिजाइन करना हो। आवाज नहीं आ रही? सबके पास नहीं आ रही मेरी आवाज? जी मैम। हाँ जी बच्चों, सबके पास मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है मैम मेरे पास तो। अच्छा, तो फिर ये मरियम यासीन है, इनको बता दें कि उनके उनके डिवाइस में कुछ इशू होगा। चले, अब आगे है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता क्या है। इसमें फॉर्म्स होते हैं, मम्मा काम कर लूं फिर उसके बाद चलते हैं, ठीक है? चलो, फॉर्म्स होते हैं, मेन्यूज होते हैं और रिपोर्ट्स होती हैं। अब फॉर्म क्या है बेटा? जब भी आप कंप्यूटर को छोड़ दो, मोबाइल को देख लें। जब अगर आपके मोबाइल के ऊपर पासवर्ड लगा हुआ है, आपके मोबाइल के ऊपर अगर पासवर्ड लगा हुआ है, तो जब आप अपने मोबाइल को ऑन करते हैं तो आपके सामने एक स्क्रीन आती है, आपके सामने एक स्क्रीन आती है और उस स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ होता है एंटर योर पासवर्ड। तो आप वो पासवर्ड एंटर करने के लिए एक बॉक्स बना हुआ होता है और नीचे कीपैड जो है वो अपेयर हो जाता है। तो वो एक्चुअली क्या है? वो एक फॉर्म है। आगे आगे बेटा आप लोग पढ़ेंगे, हमेशा काफी सारी जगह पे फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा जी फॉर्म का एक ही मकसद है और वो है यूजर इनपुट। जहाँ जहाँ पे यूजर इनपुट परफॉर्म होती है तो बेटा वहाँ पे आप देख लें, वो जिस जगह पे परफॉर्म होती है वो उस चीज को फॉर्म कहते हैं। मसलन आप में से कुछ बच्चे जो हैं वो फेसबुक भी यूज करते होंगे,
तो बेटा जब आप फेसबुक पे लॉग इन करने लगते हैं कंप्यूटर के थ्रू, तो आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो देना पड़ता है, और उसके बाद फिर आपको, एक मिनट बेटा मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। हाँ जी बच्चों, यूजर इंटरफेस जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। ये एक ऐसा पर्टिकुलर एनवायरनमेंट होता है जिसके थ्रू जो कंप्यूटर के इंटरनल प्रोग्राम्स हैं वो यूजर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। फॉर्म्स उनमें होते हैं। फॉर्म्स का बेसिक पर्पस यूजर से इनपुट लेना है, डाटा एंटर करवाना है। मेन्यूज, अब मेन्यू क्या चीज़ है? मेन्यू बेटा ऐसी चीज़ है, आप लोगों ने अक्सर कंप्यूटर में यूज़ किया होगा, जहाँ पे कभी रिटर्न कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं, उनके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो आगे मजीद और इंस्ट्रक्शंस निकल आती हैं। मसलन मैं आपको यहाँ से मेन्यू निकाल के भी दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें, ये देखें जैसे ये स्टार्ट मेन्यू है, एक बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो बहुत सारी ऑप्शंस जो है वो आपके सामने ओपन हो जाती हैं। हम यहाँ पे इसको ज़रा इस तरह का हो सकता है आप लोगों ने ना देखा हो, या आप लोगों ने सबने देखा हुआ होगा। ये देखें, एक बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने क्या होता है, बहुत सारी ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं लाइक दिस। ये देखें, ये जैसे अगर आप न्यू के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने और बहुत सारी ऑप्शन ओपन हो जाती है, तो इसको मेन्यू कहते हैं। ये मेन्यू आपको कहीं पे भी राइट क्लिक करने से भी मिलता है, और कुछ एप्लीकेशंस के टॉप पे भी क्लिक करने से मिलता है। जैसे इस पेज में देखें, ये यहाँ इस जगह पे, यहाँ पे कुछ मेन्यूज होते हैं, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है फाइल, ये आपको क्लियरली नजर नहीं आ रहा होगा, होम, शेयर, व्यू, इनको मेन्यूज कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद वापस आते हैं रिपोर्ट्स के ऊपर। रिपोर्ट बेटा इस तरह की चीज़ अभी आप लोगों ने एज सच देखी तो नहीं होगी कंप्यूटर के अंदर, लेकिन मैं वैसे आपको ओरली बता देती हूँ। रिपोर्ट कहते हैं समरी ऑफ डाटा को, रिजल्ट्स को, डाटा के ऊपर जो भी हमने ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं उसका रिजल्ट क्या है, यानी कितना डाटा हमने, कितने स्टूडेंट्स का डाटा हमने एंटर किया है। मिसाल के तौर पे उन स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट जो है वो ए ग्रेड में हैं, कितने बी ग्रेड में, कितने पास हैं, कितने फेल हैं, ये सारी समरी ऑफ डाटा होगी। तो समरी ऑफ डाटा जो है वो भी हम डाटाबेस के थ्रू, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू बना सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है बेटा डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, अगर आप लोगों के पास रजिस्टर है तो बेटा आप लोग कुछ डेफिनेशंस की टर्म्स मैं आपको बता रही हूँ, उनको लिख लें। सिमिलर टर्म्स है जिनमें से दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दो तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले लिखिए डाटा।
डाटा की डेफिनेशन क्या है, शुरू से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, इस चैप्टर के भी पेज नंबर 1 पे स्टार्ट पे दिया हुआ है डाटा क्या है। उसके बाद अगली डेफिनेशन आती है डेटाबेस। डेटाबेस क्या होती है हमने आज भी रिवाइज किया है, कल भी पढ़ा था। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्पैक्ट वे टू सेव डाटा, कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डाटा, सिंपल। उसके बाद अगली डेफिनेशन आती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हमने कल भी पढ़ी थी, आज उसी के कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डीबीएमएस, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स टू मैनिपुलेट, क्रिएट एंड मैनिपुलेट डेटाबेस। ठीक है जी। उसके बाद अगली टर्म आती है डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, तो अब हम पढ़ेंगे। उससे अगली टर्म आती है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। बेटा ये जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जो टर्म्स है ये अक्सर पेपर में आती हैं, अक्सर पेपर में आती है। तो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, ऐसा पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा स्किलफुल पर्सन जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो इस बात की कि वो ये चेक रखे कि हमारे सिस्टम के अंदर डाटा कैसे आ रहा है और डाटा कैसे जा रहा है। आ रहा है का मतलब क्या है, न्यू डाटा कैसे एंटर हो रहा है, डाटा जा रहा है से मुराद डाटा शेयर किस किस को हो रहा है, या फिर डाटा डिलीट कैसे हो रहा है, कौन डिलीट कर रहा है। अभी देखिए आपने कॉलेज में एडमिशन करा लिया, डाटा आ गया कॉलेज के अंदर, अब वहां पे आपका डाटा कब तक रहना चाहिए, किसी को भी डिलीट नहीं करना चाहिए वो डाटा। ठीक है जी। तो कोई भी इररेलेवेंट पर्सन वहां पे नहीं जाना चाहिए, डाटा को सिक्योर करके उस डाटा को कम से कम 2 साल के लिए, या अगर आप आगे एडमिशन लेते हैं 4 साल के लिए डाटा को वहां पे सिक्योर रखना है। और अगर कोई बंदा वहां पे आके एक्सीडेंटली डाटा डिलीट कर देता है तो कॉलेज का भी नुकसान है इसमें और स्टूडेंट का भी नुकसान है। तो इसका मतलब है डाटा को हमने सिक्योर रखना है। तो कोई ना कोई बंदा तो होगा जो उस डाटा की हिफाजत कर रहा होगा, तो उस बंदे को हम कहते हैं डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। नया एंटर किया जाने वाला डाटा क्या वो वाकई किसी ऐसे स्टूडेंट का है जिसका एडमिशन हुआ है, या फिर ऐसे ही किसी ने खामखा में डाटा एंटर कर दिया है। तो उस एंटर किए जाने वाले डाटा को चेक किया जाएगा कि ये वैलिड डाटा है, सही डाटा है या नहीं है। तो वो पर्सन जो ये सारे काम करेगा उसको हम कहते हैं डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। तो बेटा इसकी डेफिनेशन देखिए, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर्स आर द पर्संस हु आर रिस्पांसिबल होल इंफॉर्मेशन सिस्टम। उस सिस्टम के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितना भी डाटा मौजूद पड़ा हुआ है, उस मौजूद पड़ा हुआ है या नया आएगा वट एवर, उस सबका रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे है सिस्टम एनालिस्ट एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर बेटा ये भी हमारे जो डाटाबेस एनवायरनमेंट है उसका पार्ट है। सिस्टम एनालिस्ट का अक्सर एक्चुअली क्या काम होता है, वो हमारे करंट सिस्टम को देखता है, अगर उसमें किसी किस्म के कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनको आइडेंटिफाई करता है, अगर उसके अंदर कुछ बेहतरी की जा सकती है तो उसको उसकी निशानदेही करता है। और ये एक ऐसा पर्सन होता है जिसको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होता है। ये इसका काम क्या होता है, एक सिस्टम को, एक सॉफ्टवेयर को, किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम को कामयाब बनाना। जैसे आप ये देखें कि बिल्डिंग्स बनाने के लिए जो जो बंदे होते हैं उसको ठेकेदार कहते हैं। ठेकेदार का क्या काम होता है, उसको एक हाउस कंस्ट्रक्शन के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी अलग अलग काम हैं, उन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल उसको मौजूद होती है, उसको मालूम होती है। तो वो क्या होता है, वो खुद से वो मिस्त्री या मजदूर नहीं होता। हाँ ये अलग बात है कि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे जो वो काम करके आगे आते हैं, वो अलग बात है। यानी वो बंदा ऐसा होता है जो कि वो खुद उस काम का एक्सपर्ट नहीं होता, लेकिन उसको सारे कामों का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता है, जिससे वो, और एक्सपीरियंस भी होता है, और वो अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज यूज करके उसके अंदर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकता है या इम्प्रूवमेंट्स परफॉर्म कर सकता है। तो ये कंप्यूटर सिस्टम या डाटाबेस सिस्टम का ठेकेदार होता है। और उसके बाद दूसरा पार्ट है एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर बेटा वो बंदा होता है जो आपके डाटाबेस एप्लीकेशन को डिजाइन करता है। जैसे मैंने कहा पिछले टॉपिक में कि कितने टेबल्स होंगे, हर टेबल के अंदर कितने कॉलम्स होंगे, हर पर्टिकुलर कॉलम के अंदर किस तरह का डाटा आएगा, न्यूमेरिक डाटा आएगा या अल्फाबेटिक डाटा आएगा, न्यूमेरिक डाटा आएगा तो उसकी रेंज क्या होगी, वगैरह वगैरह। और सबसे आखिरी पार्ट आ गया डाटाबेस एनवायरनमेंट का, एंड यूजर। और एंड यूजर कौन है, हम हैं, हम जो डेटाबेस एप्लीकेशंस को यूज करते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि डेटाबेस को कौन कौन, आपने कभी एक डेटाबेस को यूज किया है, तो आप सबका आंसर था ना। तो आज मेरे ख्याल में अगर मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछूं तो सबका आंसर होगा हाँ। तो मेरे ख्याल में आप सब लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि आपके मोबाइल के अंदर जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो सारे का सारा एक क्या है, डेटाबेस है।
आपकी पिक्चर्स की जो गैलरी है वो सारे का सारा एक डेटाबेस है, आपकी जो डाउनलोड्स का जो फोल्डर है वो सारा एक डेटाबेस है। तो ये सारे डेटाबेसेस आपके मोबाइल में, एक मोबाइल डिवाइस के अंदर मल्टीपल डेटाबेसेस जो है वो अवेलेबल हैं। अब बेटा अगला टॉपिक है डेटाबेस अप्रोच। डेटाबेस अप्रोच का जो टॉपिक है बेटा ये पेपर में बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। तो ये अगर आप लोगों में से किसी के पास पास्ट पेपर्स हैं, या मैं कोशिश करूंगी कि पास्ट पेपर्स अगर नहीं है तो मैं ऑनलाइन किसी लिंक के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं, तो आप लोगों को साथ साथ पता चलता जाएगा। बेटा ये क्वेश्चन बेइंतहा बार आता है पेपर में। मैंने आप लोगों से कहा था इस चैप्टर के अंदर से एक क्वेश्चन लाजमी आता है, और वो फाइल प्रोसेसिंग वाला भी हो सकता है, वो डेटाबेस या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से भी हो सकता है, या फिर इनका कंपैरिजन भी हो सकता है। हर साल 2 पेपर होते हैं, एक होता है फर्स्ट एनुअल का और एक होता है सप्लीमेंट्री का। तो 2 पेपर्स जो है वो दोनों के दोनों पेपर्स में इनमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। ये पेपर का स्ट्रक्चर मैं आपको थोड़ा आगे चल के बताऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर में से कितना क्वेश्चन आएगा। सिलेबस तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, वो जिन बच्चों को अभी नहीं पता तो जो बच्चे ऑलरेडी उस लेक्चर में थे वो शेयर कर दें। चलिए जी, डेटाबेस अप्रोच क्या है, यानी डेटाबेस के एडवांटेजेस क्या हैं, हम किस तरह से डेटाबेस से बेहतर फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहला फायदा, सबसे पहला बेनिफिट, सबसे पहला एडवांटेज जो डेटाबेस का है वो है रिडंडेंसी कंट्रोल, रिपीटिशन कंट्रोल। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हमने फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में पढ़ा था कि सेम डाटा मल्टीपल जगहों पे रिपीट हो रहा होता है, तो जिसकी वजह से हमें ये डाउट हो जाता है कि पता नहीं कौन सी जगह पे सही डाटा है, पता नहीं कहाँ पे सही इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। तो उस सिचुएशन में हम अनसर्टन हो जाते हैं डाटा के बारे में। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है डेटाबेस अप्रोच का कि वो डाटा की रिपीटिशन को कंट्रोल करता है। अगर डाटा मल्टीपल जगहों पे ज़रूरत है, मल्टीपल जगहों पे मेंटेन हो रहा है, तो रिपीटिशन कहीं पे भी नहीं होगी। मिसाल उसकी दी हुई है कि अगर कॉलेज के अंदर स्टूडेंट का डाटा अगर मौजूद है, तो स्टूडेंट का डाटा क्लर्क ऑफिस में भी होगा, लाइब्रेरी में भी होगा, एग्जामिनेशन ऑफिस में भी होगा, डिपार्टमेंट में, हम डिपार्टमेंट में मिसाल के तौर पे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में भी मौजूद है। वैसे सारे डिपार्टमेंट्स में स्टूडेंट्स का डाटा मौजूद होता है। तो हमारे पास डाटा किस तरह, अगर हम डाटाबेस यूज करेंगे तो क्या होगा, डाटा हमारे पास किस तरह से रिपीट नहीं होगा कि जो एड्रेस है वो सिर्फ एक ही जगह पे स्टोर होगा, जो उस स्टूडेंट की जो बाकी डिटेल्स हैं वो सिर्फ एक ही जगह पे स्टोर होंगी, जो बाकी जो लोग हैं जैसे हम कहते हैं कि ज्यादा इन्फॉर्मेशन क्लर्क ऑफिस में मौजूद है कि आप स्टूडेंट, जैसे आप लोग फॉर्म फिल करते हैं उसके ऊपर आपका रिलीजन भी लिखा होता है ना, डेट ऑफ बर्थ भी लिखी हुई होती है, और आपके फादर का पेशा भी लिखा हुआ होता है। क्या आपकी ये इन्फॉर्मेशन बाकी जगहों पे सर्कुलेट की जाती है? बिल्कुल भी नहीं की जाती। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ क्लर्क ऑफिस में मौजूद होती है। तो अगर हम डेटाबेस यूज करेंगे तो जितनी भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका चेंज होने का पता हो, या जिसका पता हो कि ये रिपीट होगी, अगर अलग अलग डिपार्टमेंट इसको मेंटेन करेंगे तो इसके रिपीट होने का खर्चा होगा, तो ऐसी इंफॉर्मेशन सिर्फ एक बार एक जगह पे स्टोर की जाती है, और जिस दूसरी जगह पे उस डाटा की जरूरत होती है तो वहां पे उधर से शेयरिंग हो जाती है, जिसकी वजह से एक डाटा एक ही जगह पे मौजूद होता है, और जब भी हम उसको एक्सेस करेंगे तो डाटा हमेशा कंसिस्टेंट होगा, रिपीटिशन नहीं होगी। तो रिपीटिशन ना होने की वजह से जो उसका ऑटोमेटिक जो उसका रिजल्ट है वो है डाटा कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पे देख लें अगला एडवांटेज इसका यही है। तो बेटा बाकी जो इसकी डिटेल्स लिखी हुई आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, ये सारा वर्ड टू वर्ड तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, आप लोग 4th ईयर में है तो इतना तो आप लोग खुद पढ़ लेंगे। डाटा कंसिस्टेंसी मैंने आपको बता दिया कि डाटा जब रिपीट नहीं होगा तो डेफिनेटली वो कंसिस्टेंट होगा। अब आ जाए जी बेटा कंसिस्टेंसी कॉन्स्ट्रेंट की डेफिनेशन पे। ये कल भी हमने ये टर्म हमने देखी थी, मेरे ख्याल में परसों भी देखी थी, मैंने बताया था आप लोगों को कि आगे आके मैं आप लोग इसके बारे में बताऊंगी। तो कंसिस्टेंसी कॉन्स्ट्रेंट्स, कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब होता है रूल्स, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है रिलायबिलिटी या एक्यूरेसी या करेक्टनेस ऑफ डाटा। करेक्ट से ये वर्ड निकला है कि डाटा कितना करेक्ट है। तो कंसिस्टेंसी कॉन्स्टेंट्स क्या हो गए? ये ऐसे रूल्स हैं जो कि हमारे डाटा को इंश्योर करते हैं कि वो हमेशा करेक्ट है। मसलन जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पिछले लेक्चर में कि
रोल नंबर के जो कॉलम है उसके अंदर हम ये इन्फोर्स कराएंगे, हम ये श्योर कराएंगे कि रोल नंबर के कॉलम के अंदर हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर जो है वो कोई डिजिट के फॉर्म में होगा। ठीक है, कभी आपने दुनिया में कहीं किसी का रोल नंबर देखा है? आयशा, किसी का रोल नंबर देखा है? इकरा, नहीं। तो हमें ये 100% ये यकीन दहानी कैसे होती है कि रोल नंबर जो है वो कोई डिजिट ही होगा, कोई नंबर ही होगा? वो इस तरह से होता है कि हम जब डेटाबेस क्रिएट करते हैं, रोल नंबर का कॉलम क्रिएट करते हैं, तो इसके ऊपर एक रूल अप्लाई कर देते हैं कि इस कॉलम के अंदर जो भी डाटा एंटर किया जाएगा वो न्यूमेरिक वैल्यू होगी, वो कोई अल्फाबेटिक वैल्यू या अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होगी। ये अल्फा न्यूमेरिक हो सकती है, जैसे आजकल कुछ रोल नंबर्स नेट के जैसे रोल नंबर्स हैं, ये ई कैट एम कैट वालों के रोल नंबर्स मेरे ख्याल में कुछ उनके अंदर कुछ डिजिट्स भी होते हैं और कुछ कैरेक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, तो उसको हम जरा साइड पे रखते हैं। इसके अलावा बेटा नेम के अंदर मैंने कल भी आपको एग्जांपल दी थी, नेम कभी किसी का 34 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि जब हम नेम वाला कॉलम क्रिएट करेंगे तो उसके ऊपर रूल अप्लाई कर देंगे कि नेम कैन ऑलवेज बी एन अल्फाबेटिक वैल्यू, उसके अंदर अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स होंगे। ठीक हो गया। तो ये जो रूल्स हैं डाटा की करेक्टनेस को इंश्योर करने वाले, इनको हम कंसिस्टेंसी कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो बेटा अब आगे इसमें कॉन्स्ट्रेंट्स हम मजीद और भी रिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है कि रोल नंबर जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू होगी और मजीद कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। कभी आपने कभी कॉलेज में स्कूल में किसी का रोल नंबर देखा है -36? नहीं, रोल नंबर कैन नेवर बी अ नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से रोल नंबर की रेंज जो है वो 1 से लेके, मिसाल के तौर पे कॉलेज में अगर आप 4th ईयर के रोल नंबर्स की बात करेंगे तो 1 से लेके 1000 तक होंगे। कोई 55,73,651 नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद तो हमारे कॉलेज में है ही नहीं। तो ये क्या है, सारे के सारे कंसिस्टेंसी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लें, डेफिनेशन अक्सर आती है पेपर में। अगला पार्ट है बेटा, अगला उसका एडवांटेज है डेटाबेस अप्रोच का, डाटा एटॉमिसिटी। ये बेटा लास्ट टाइम जब हमने फाइल सिस्टम अप्रोच पढ़ी थी तो उसमें भी हमने एटॉमिसिटी को देखा था। एटॉमिसिटी क्या है कि आपकी ट्रांजैक्शन या तो फुली परफॉर्म होगी या नहीं होगी। एटम या तो एग्जिस्ट, ये मैंने वहां पे भी एग्जांपल दी थी, एटम या तो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, तो एटॉमिसिटी अचीव करने के लिए हमें ट्रांजैक्शन को इंश्योर करना पड़ता है। ट्रांजैक्शन क्या होता है, एक काम को परफॉर्म करने के लिए जितने भी कंप्लीट स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। ये मैं चूंकि पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ तो इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं बताऊंगी। उसके बाद अगली जो बेनिफिट है डेटाबेस अप्रोच का वो है डेटा सिक्योरिटी। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो फाइल बेस्ड अप्रोच है उसके अंदर सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं प्रोवाइड की जा रही। तो जो हमारा डेटाबेस अप्रोच है उसके अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मौजूद है कि अगर आपके सामने किसी का कंप्यूटर ओपन भी है, अगर आपके सामने किसी का कंप्यूटर ओपन भी है, उसके कंप्यूटर के अंदर कोई डेटाबेस तो मौजूद भी है, तो तब भी हम उस डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो डेटाबेस प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये ऐसे ही समझ लें डाटा सिक्योरिटी, जैसे आप लोगों में से अक्सर बच्चों को पता होगा जब हमारी कोई सीक्रेट किस्म की पिक्चर्स होती हैं या सीक्रेट किस्म की हमने मोबाइल में कोई मूवी डाउनलोड करके रखी हुई है तो उसको हम कहाँ पे रखते हैं, सिक्योर फोल्डर में। तो ये सिक्योर फोल्डर क्या है, ये भी एक्चुअली डेटाबेस का एक सिक्योरिटी ऑप्शन है। तो हमारे कंप्यूटर में अगर कोई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटाबेस पड़ा हुआ है, हम चाहते हैं कि ये डेटाबेस किसी अनऑथोराइज्ड बंदे के हाथ ना लगे, किसी क्या कहते हैं, किसी नुकसान देने वाले बंदे के हाथ ना लगे, तो हम क्या करेंगे, बेशक सिस्टम चोरी हो जाए, बेशक सिस्टम ओपन पड़ा है, बेशक कोई भी पर्सन उसको एक्सेस कर ले, लेकिन वो डेटाबेस को नहीं यूज कर सकता क्योंकि डेटाबेस हमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। तो बेटा आप लोग इसको खुद पढ़ लेंगे। अब अगला जो इसका है, अच्छा अब इसके अंदर कोई 11-12 इसके जो बेनिफिट्स हैं वो लिखे हुए हैं पेपर में। अगर आपका ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो बेटा आप लोगों ने ये देखना है, कोई से 8 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, कोई से 8-10 आपने इसके जो सब टॉपिक्स हैं, इसके जो एडवांटेजेस हैं वो आप लोग, जो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, 8-10 जो इसके एडवांटेजेस हैं वो बहुत है। और अगेन मैं आपको बता रही हूँ बुक के अंदर जो इनकी डिटेल है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की, जैसे यहाँ पे देखें आपके सामने रिड्यूस्ड डेवलपमेंट टाइम ओपन हुआ हुआ, इसकी बुक की 4 लाइनें हैं। तो आपने इनमें से कोई से 1-2 सेंटेंसेस जो आपको अच्छे से याद होते हैं वो आपने कर लेने हैं।
ठीक है, पूरे का पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप यही टॉपिक अपने आंसर शीट के ऊपर पूरे का पूरा लिखने के लिए बैठेंगे तो 7-8 शीट्स आपकी भर जाएंगी। तो 7-8 शीट्स जो है वो बहुत ज्यादा है इस आंसर के लिए। मैक्सिमम 3 शीट्स के ऊपर आपका आंसर कंप्लीट होना चाहिए। तो इस आंसर को उतना मेंटेन करें, उतना याद करें जो कि 3 शीट्स के ऊपर आराम से आ जाए। एहतियातन याद पूरा करें, ठीक है। लिखते वक्त आपको आपके पास चॉइस होनी चाहिए कि मैंने कितना याद किया था और उसमें से मुझे कौन सा सेंटेंस ज्यादा अच्छे से याद है तो मैं वो लिख लूँ। रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम बेटा क्या है? डेटाबेस जहाँ पे हमारे पास मौजूद होगा तो वहाँ पे हम डेटाबेस को उसको आसानी से क्रिएट कर सकेंगे। इस तरह से इट इज ऑफन इजियर एंड फास्टर टू डेवलप प्रोग्राम्स। किस तरह से आसान होगा? क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होंगे, उनके थ्रू हम इजीली काम परफॉर्म कर सकेंगे। कुछ हमारे पास अदर सॉफ्टवेयर सपोर्टेड सॉफ्टवेयर होंगे जिनकी वजह से हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। तो ये बेटा ये टॉपिक जो है अभी फिलहाल आपकी इससे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा ऊपर का है, इसलिए आप इसको ऐसे ही थोड़ा सा इसको हजम कर लें। जब हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे वहाँ पे आपको समझ आएगी कि बगैर डेटाबेस एनवायरनमेंट के किसी भी इसको डिज़ाइन करना, डाटा को मेंटेन करना आसान है या डेटाबेस के साथ आसान है। तो अभी हम आगे मूव करते हैं। अगला वर्ड है कॉम्पैक्टनेस। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है श्रिंक करना, ठीक है। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? श्रिंक करना। मसलन जैसे आपके कमरे में बहुत बहुत सारे बच्चों ने खेला, बच्चे आए, उन्होंने अपने खिलौने उठाए और वो खेल के गए, खिलौने पूरे कमरे में फैले हुए होंगे, तो हो सकता है वहां पे 2-4 बंदों के बैठने की जगह ना हो। तो कम्पैक्टनेस किस तरह से, इसका कॉन्सेप्ट कैसे आएगा? उन बच्चों की जो सबसे बड़ी आपी होगी, वैसे सबसे बड़ी आपी जो है उसकी ये ड्यूटी होती है, नहीं तो अम्मी की ये ड्यूटी होती है कि वो आए और सारे जो खिलौने हैं उनको समेट के एक बास्केट में डाल के रख दें। तो वो जो बिखरे हुए खिलौने पड़े थे, एक्स्ट्रा जगह लेके पड़े हुए थे, उनको इकट्ठा करके एक जगह पे रख दिया। तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट तो ये नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। कॉम्पैक्टनेस से क्या मुराद है कि आपकी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर डाटा जो है वो क्या कहते हैं, श्रिंक होकर स्टोर होगा। क्यों श्रिंक होकर स्टोर होगा? क्योंकि डाटा रिपीट तो हो नहीं रहा बार बार। जब कोई डाटा रिपीट नहीं हो रहा, डेटाबेस के अंदर कोई पर्टिकुलर डाटा एक ही बार आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा स्पेस नहीं लेगा। ज्यादा स्पेस नहीं लेगा तो आपकी जो मेमोरी है वो वेस्ट नहीं होगी। इसके अलावा भी डेटाबेस जो है वो आपके डाटा को इस पर्टिकुलर फॉर्म, कॉम्पैक्टनेस हो गया। तो उसके बाद आगे इजियर रिपोर्टिंग। इजियर रिपोर्टिंग जैसे मैंने पहले बताया था कि रिपोर्ट क्या होती है, आपके डेटाबेस के अंदर मौजूद डाटा की समरी होती है। तो डेटाबेस हमें कुछ ऐसी ऑप्शंस जो है वो प्रोवाइड करता है जिससे हम रिपोर्ट्स आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। कुछ बटन्स होते हैं कि उन बटन्स को बस क्लिक करेंगे, अपने टेबल्स पर्टिकुलर टेबल्स चूज करेंगे, बटन क्लिक करेंगे और हमारी रिपोर्ट जो है वो जनरेट हो जाएगी। और अगर हमारे पास ये ऑप्शन ना हो तो हमारे लिए रिपोर्ट को क्रिएट करना अच्छा खासा टफ काम है। डाटा शेयरिंग। डेटाबेस जो है वो हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम अपने अपने डेटाबेस के अंदर मौजूद डाटा को हम शेयर कर दें डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट यूजर्स के साथ, डिफरेंट कंप्यूटर्स के साथ। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया, अभी पिछले टॉपिक में मैंने बताया था कि एक क्लर्क ऑफिस में डाटा मौजूद होगा और अगर किसी को वहाँ से उसका डाटा रिक्वायर्ड होगा तो वो वहाँ से डाटा शेयर कर लेंगे। तो शेयर करने से क्या होगा, ओरिजिनल डाटा वहीं पे मेन क्लर्क ऑफिस में पड़ा होगा और यहाँ पे जो है वो क्लर्क ऑफिस वाले इधर डाटा भेजेंगे। तो अगर किसी किस्म के चेंजिंग जो है वो क्लर्क ऑफिस में मौजूद हुई तो वो सबको वो चेंज जो है वो रिकॉर्ड होगी। तो उसके बाद अगला जो टॉपिक है इंक्रीज्ड कंकरेंसी। कंकरेंसी बेटा ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर साइंस में। कंकरेंट यहाँ ये लफ्ज है जिसका मतलब ये है कि एक ही टाइम पे एक ही रिसोर्स को डिफरेंट लोग एक्सेस कर रहे हो। अब कंकरेंसी की बेस्ट एग्जांपल या नियरेस्ट एग्जांपल क्या है? एक ही ऐप है जूम, जिसको एक ही टाइम पे हम कितने सारे लोग एक्सेस कर रहे हैं। कितने लोग एक्सेस कर रहे हैं? यहाँ पे हमारे पास इस टाइम कितने पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं? 10 पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। और यही एप्लीकेशन, यही ऐप जब लार्जर स्केल पे यूज होती है तो इसी ऐप को एक ही टाइम पे 100 लोग भी इसको एक्सेस कर रहे होते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं।
और अगर सबसे ज्यादा एक ही टाइम पे एक्सेस की जाने वाली किसी पर्टिकुलर चीज को अगर हम देखें तो वो बेटा फेसबुक है। फेसबुक एक प्रोग्राम है, एक वेबसाइट है, वेबसाइट के बैकएंड पे प्रोग्राम्स हैं जिसको पूरी दुनिया में एक ही टाइम पे करोड़ों या फिर अरबों लोग उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। अरबों भी अगर हम कहें तो वो गलत नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कि 7.5 अरब तो सिर्फ दुनिया की आबादी है, तो उनमें से 1 या 2 अरब के पास इतना टाइम है कि वो एक ही टाइम पे फेसबुक को एक्सेस कर रहे हैं। बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आप देखिए हम सब लोगों ने अपने मोबाइल में फेसबुक ऐप इंस्टॉल करके लॉग इन करके रख दिया हुआ है, हम फुल टाइम ऑनलाइन होते हैं। तो इसी तरह से पूरी दुनिया में और कितने लोग होंगे जिन्होंने लॉग इन करके रख दिया हुआ होगा। तो कंकरेंसी बेटा ऐसे कॉन्सेप्ट को कहते हैं जहाँ पे एक ही रिसोर्स को एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। तो इंक्रीज्ड कंकरेंसी से क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि डेटाबेस को एक ही जगह एक ही टाइम पे एक से ज्यादा लोग एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक हो गया। उसके बाद है इम्प्रूव बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप का आपको पता है कि एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा होती है कि अगर आपका कोई लॉस हो जाए, डाटा सिस्टम डाटा आपके पास लॉस हो जाए तो आप उस बैकअप से अपना जो डाटा है वो रिकवर कर सकते हैं। तो आपको डीबीएमएस जो है वो बेटर फैसिलिटी ऑफ बैकअप एंड रिकवरी प्रोवाइड करते हैं, जो कि फाइल बेस्ड अप्रोच में नहीं था। उसके बाद है जी डाटा इंडिपेंडेंस। ये भी बेटा थोड़ी सी डीप लेवल की बात है, तो उसमें आप ऐसे करें कि डाटाबेस में एप्लीकेशन प्रोग्राम और जो डाटा है वो उनको किस तरह से होता है कि वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे थे। एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा तो आप डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, जबकि इस सिचुएशन में एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं भी है तो आप अपने डेटाबेस के अंदर मौजूद डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो बेटा मेरे ख्याल में हाँ जी ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद है डिसएडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस। सबसे बड़ा जो मामा काम कर रही हो? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ये लो ये पानी ले लो। बेटा सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है डाटाबेस अप्रोच का वो है कॉस्ट। एक ही डिसएडवांटेज है कॉस्ट। वो कॉस्ट ऑफ डीबीएमएस है, कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर है, कॉस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है। ठीक है जी। कन्वर्जन कॉस्ट से क्या मुराद है ये आप लोग नहीं भी पढ़े तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक मैनुअल सिस्टम या एक सिंपल फाइल बेस्ड अप्रोच पे चलता हुआ सिस्टम, उसको जब आप डेटाबेस के ऊपर लेके आएंगे तो उसको कहते हैं कन्वर्जन। एक सिस्टम की एक टेक्निक से दूसरी टेक्निक में जो शिफ्टिंग है इसको कन्वर्जन कहते हैं। इसके ऊपर भी कॉस्ट लगती है। ठीक है जी। तो मेजर इसका जो डिसएडवांटेज है वो है कॉस्ट या फिर चांस ऑफ फेलियर के इलेक्ट्रिसिटी की वोल्टेज जो है वो चेंज हुई और उसकी वजह से आपका कंप्यूटर जल गया वगैरह वगैरह। तो बेटा मेरे बैकग्राउंड में आप लोग शोर सुन रहे होंगे, तो मैं अब मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो इंशाल्लाह फिर कल के लेक्चर में फिर कल मुलाकात करते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।